Chalo, finally, good evening, everyone. Yes, so we are going to start with which subject now? Audit. Yes. Okay. So now, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है ये, थियरी सब्जेक्ट है, 50 आ गया तो भी बहुत है. हम लोग तो कॉस्टिंग में स्कोर कर लेंगे, एफएम में स्कोर कर लेंगे, बाकी ऑडिट एसएम तो क्या अभी चलता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, मोर देन 100+ प्रूफ दे सकता हूँ जहाँ पे एक अटेम्प्ट में बच्चा फेल हुआ है और दूसरे अटेम्प्ट में दे हैव स्कोर्ड 75+, 80+ एंड स्टफ. बात सिर्फ अप्रोच की है, तो कोई ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड से बैठना मत. ऑलराइट, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्कोर एन एग्जामिनेशन, पर बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. ऑलराइट, सो सारे प्रोफेसर्स की फेवरेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. यस यस, ओके. क्या दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. ओके, अगर ये ऑडिट रिपोर्ट आपको समझ में आ गया, बड़ा दिल है थोड़ा, अनंत अंबानी का है. ओके, अगर ये ऑडिट रिपोर्ट आपको समझ में आ गया तो समझो आपको ये पूरा सब्जेक्ट समझ में आ गया. मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑडिट रिपोर्ट इन दिस कंट्री, और हम लोग छोटी मोटी चीजों में बिलीव नहीं करते. ऑलराइट, तो हम लोग एंश्योर करेंगे कि इस लास्ट लेक्चर तक जब पहुंचे तो ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट अपने को समझ में आना चाहिए. दैट इज गोइंग टू बी अवर टारगेट. यस सर, यस सर. ओके, पर मैं फाउंडेशन लेवल पे या पहले के लेवल पे कोई ऑडिट सब्जेक्ट आपको अलग से तो था नहीं, तो भाई ये सब्जेक्ट क्या है? ओके, टेल मी एवरीवन, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये जो बैलेंस शीट पीएनएल है, जरा देख लेते हैं. मेरे को बहुत ऐसा एक्साइटमेंट है, क्या फिगर है इसमें. ये तो मेरे पास ओल्ड पीडीएफ आ गया कोई 22-23 वाला, तो तभी कोविड का थोड़ा प्रॉब्लम भी था. आराम से आराम से, ये तो अभी असेट साइड है, मजा तो इधर है इनकम में. ओके, हम रिलायंस बात करते पर एक्चुअली फिगर्स देखे क्या हमने रिलायंस के? एनीवन ओवर हियर हु हैज सीन द फिगर्स? एनीवन ओवर हियर हु हैज सीन द फिगर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? नो नो. ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, ये सेल्स का वैल्यू रुपीस इन करोर्स, 5,62,234 करोड़. सोचो शादी में कितना खर्चा किया. ओके मैडम, ये फिगर पे आपको भरोसा है? तुमको क्या लग रहा है, ये फिगर सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा ना, गलत होगा. ये तुम लोग का, ये बिग बॉस क्राउड का प्रॉब्लम ही है. ये आजकल जो बच्चे आ रहे हैं ना, एक तो वो अपना कबीर सिंह और एनिमल और ये सब देख के आ रहे हैं, ऊपर से ये क्या अपना बिग बॉस वाले लोग आ रहे हैं, तो एकदम कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें. ये फिगर थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो झोल क्या. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एनुअल रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो करोड़ों लोग देखते हैं. तो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या लग रहा है, ये फिगर सही होगा कि गलत होगा? सही होगा. ले, मैं थोड़ा क्या डाटा, आपने तो सिर्फ स्टेटमेंट ही बता, जो बोलो सर वो. हम तो क्या इधर मस्त बैठते हैं कि आप जो बोलो, अपने को तो यस सर ही बोलना है. ओके, भरोसा आ रहा है मैडम आपको ये फिगर पे? ओके, इसका ये असेट कितना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तो मजाक चल रहा है यार. तो ओके, 2,32,238 करोड़. करोड़ मस्त बोल रहे हो तुम लोग. मैं रिसेंटली अभी फादर बना, तो मेरा बच्चा बैलेंस शीट टैली करके पैदा हुआ. उसका बर्थ डेट है 12/12/24, ऐसा 12/12/24. उसके सामने आप कभी भी करोड़ बोल दो ना, करोड़, राइट, और 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ मिनिमम बोलना है, तो मस्त हंसता है. तो मैं अपने बच्चे को मिस कर रहा था, पर आपको देख के मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूं अभी, बिकॉज आप लोग भी कुछ फिगर कुछ नहीं, करोड़. वेरी गुड. टेल मी एवरीवन, अब ये एक प्रैक्टिसिंग सीए ने कुछ तो लिखा है. क्या लिखा है? वी हैव ऑडिटेड द accompanying standalone financial statements of Reliance Industries Limited. बहुत कुछ लिखा है, इतना ज्यादा इंग्लिश एक साथ पढ़ेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा. यहां पे देखते हैं, एक तो मेरा साइज इतना है ना, मैं जरा हिलता भी हूं तो भी एक्सीडेंट हो जाता है. इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, the information
रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट, वो जितना भी है, क्या लिखा है उन्होंने? क्या लिखा है? गिव्स अ ट्रू एंड फेयर। तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है कि इन अवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, ये बैलेंस शीट पीएनएल के अंदर जो भी लिखा है इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, सिर्फ बैलेंस शीट पीएनएल नहीं, देखो बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऑलराइट, नोट्स टू अकाउंट्स, सब कुछ ये सब कुछ। इससे पहले बोला कि ये सब हमने क्या किया है? ऑडिट किया है। उसके बाद बोल रहा है कि इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसा क्यों लिखा है? ऑब्वियसली उसने चेकिंग किया होगा, उसके बाद ये लिखा होगा। अब मैडम भरोसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो आना चाहिए ना भरोसा। अरे हम सीए लोग इतने बिकाऊ नहीं है। हेलो, ऑलराइट, यू लुक एट दिस, वी आर सो ऑनेस्ट। और ये मैं कोई भी बैच में फर्स्ट आवर में बोलता हूँ ना, लुक एट दिस, वी आर सो ऑनेस्ट, और सब लोग हंसते हैं। पता नहीं मम्मी डैडी क्या है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ मेरे में, आई डोंट नो, मैं ऑनेस्ट दिखता क्यों नहीं? इधर देखो, फोकस ओवर यार। ठीक है, अभी कुछ बोलूंगा तो फिर इंडियाज गॉट लेटेंट हो जाएगा। इधर देखो, इधर हो गया, बढ़िया। हर प्रोफेसर का ऐसा एक मोमेंट आता है लेक्चर में इग्नोर कर देने का। अब इधर देखो, ये डेलॉइट, चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी। डेलॉइट इज अ बिग फोर, सुना है? हाँ, ओके, ये नाम लिखा है सीए ने अपना, ऑलराइट, इसका साइनिंग हुआ है। देन इन दैट केस अब बताओ, अब मैडम भरोसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैडम लोग का भरोसा जितना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब तो भरोसा आ रहा है, थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट आ रहा है, यस और नो सर? हाँ, तो इसको भी तो अपना डिग्री का कुछ पढ़ा होगा ना। ओके, यस, बस तुमको तो ये लगता है कि अंबानी का बैलेंस शीट पीएनएल तो सबको खरीद लिया होगा। ओके, सो थोड़ा ऑनेस्ट होता रहेगा, थोड़ा ऑनेस्ट, थोड़ा भाई यार प्लीज। ओके, थोड़ा ऑनेस्ट स्टेट ऑफ माइंड से पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि लोग चोर नहीं है, ऑलराइट, और प्रैक्टिसिंग सीए भी ऑनेस्ट है। अज्यूमिंग ऑनेस्टी, एटलीस्ट अब तो भरोसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो सर? यस सर, ऑलराइट। तो यही सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब, एक प्रैक्टिसिंग सीए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, चेक करने के बाद उसके ऊपर क्या एक्सप्रेस करता है? ओपिनियन। वो ओपिनियन के ऊपर लोगों को क्या आता है? भरोसा। कौन सा डोसा? भरोसा। जब लोगों को भरोसा आता है, लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? ट्रस्ट इंक्रीज होता है। तब जाके हम बोलते हैं कि भाई इसने, सीए ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है एंड पीपल आर ट्रस्टिंग दैट ऑडिट, पीपल आर ट्रस्टिंग दैट ऑडिट। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, ओके। एक प्रैक्टिसिंग सीए कितना काम करता है, मतलब कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? हेड मसाज देता है? नहीं, हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिसिंग सीए हेड मसाज देता है? अरे मैं बातें करने आया हूँ, आई एम फीलिंग सो लोनली। कब से ऐसा मैं अकेला बैठा था, फिर मीता मैम को पकड़ के बातें कर रहा था मैं। ओके, सो टेल मी, एक प्रैक्टिसिंग सीए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा बोल। टैक्सेशन और कंसल्टेंसी। वेरी गुड। कौन सा कंसल्टेंसी? मैरिज कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कंसल्टेंसी। ओके, एक प्रैक्टिसिंग सीए का ना तुमको मेनू पता होना चाहिए। एक प्रैक्टिसिंग सीए प्रोवाइड करता है एटीएम, ए फॉर अश्योरेंस सर्विसेज, अश्योरेंस, लोगों का भरोसा बढ़ाना। ओके, ये वर्ड का कभी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने का। देन टैक्सेशन सर्विसेज, ओके, एंड देन सुनो, मैं टाइम प्लीज, मेरी बारी है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अश्योरेंस यानी लोगों का भरोसा बढ़ाना। ऑडिट अश्योरेंस के अंदर आ जाता है। अश्योरेंस इज अ बिगर वर्ड, ऑलराइट, ब्रॉडर वर्ड। ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ अश्योरेंस एक्टिव। वेरी गुड। सो अश्योरेंस, टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, नॉट योर लाइफ कंसल्टेंसी। विच कंसल्टेंसी? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक प्रैक्टिसिंग सीए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कहां पे लिखी गई है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir with effect from 1st July 1949.
ओके तो ये एक्ट के अंदर जितनी भी सर्विसेज दी गई है वो एक सीए प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्यूचर में कभी भी आपको समझना हो कि एक प्रैक्टिसिंग सीए कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो चैट जीपीटी में गूगल वगैरह में डालने का कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिसिंग सीए एज पर सीए एक्ट 1949, तो एक लंबा सा लिस्ट आएगा, वो सारी सर्विसेज एक प्रैक्टिसिंग सीए प्रोवाइड कर सकता है। ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ अश्योरेंस सर्विस। ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ अश्योरेंस सर्विस का मतलब क्या है? टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, टू इंक्रीज द लोगों का भरोसा बढ़ाना। क्या बढ़ाना? भरोसा बढ़ाना। टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑफ रीडर्स, यूजर्स ऑफ द डेटा। ये डेटा जो भी यूज करने वाला है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अश्योरेंस सर्विसेज। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस, ऑलराइट। तो देखो हम लोग ना बातें कितनी भी कर ले, मोदी जी ने कहा है कि योर सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर, हर रील में दिखता है। ऑलराइट, देखो दोस्तों, ये सब्जेक्ट को थियरी बोलने की हिम्मत मत करना। यही सब्जेक्ट है जो आपको पैसे दिलाएगा। यही सब्जेक्ट है, हमारे ओपिनियन के बेसिस पे लोगों का भरोसा बढ़ता है और कम होता है। अगर नेगेटिव दिया तो कम भी होगा ना। ऑलराइट दोस्तों, ये पावर है हमारे पास। देखो मैं कितना भी स्पीच बोल लूं, मार्क्स कब मिलेगा? जब हम लिखेंगे। किसकी लैंग्वेज में? अपने घर की लैंग्वेज में कि आईसीआई की मॉड्यूल लैंग्वेज में? मतलब सब लोग ये मानते हैं कि मॉड्यूल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ऐसा तब आप हाँ बोलते हो, लेकिन ग्रेविटी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है सब्जेक्ट की क्लास के अंदर, सिस्टम नहीं चला ने बुक गिर गया। ऑलराइट, ओके। सो आप सब मानते हो कि मॉड्यूल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा थोड़ा, यस और नो सर? आप हाँ बोलते हो, लेकिन एग्जाम में कुछ अलग ही होता है। मैंने भी अपनी वाइफ को हाँ बोला था कि मैं संभाल के रखूंगा। ओके, तो ना आप हाँ बोलते हो, लेकिन एग्जाम में कुछ अलग ही होता है। ऑडिट मीन्स चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अचानक से ना एग्जाम में पता नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन क्यों चले जाते हो। अच्छा, और शॉकिंग बात क्या है पता है? यही बच्चों का अगर आप मोबाइल में उनका म्यूजिक का प्लेलिस्ट देख लो, ऑलराइट, तो एक से एक इंग्लिश। ऐसा कोल्ड प्ले में एकदम हॉट प्ले करके जा रहे थे, और लिरिक्स तो ऐसे बोलते थे। पर इसका मतलब इंग्लिश का प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? इंटरेस्ट। वो कोल्ड प्ले, तुम जेठालाल प्ले हो। प्रॉब्लम तो इंटरेस्ट की बात है ना सर। ओके, तो मैं समझता हूं इंटरेस्ट जगाने का काम मेरा, बट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट विल हैव टू राइट इन आईसीआई लैंग्वेज, यस और नो सर? हाँ, तो मॉड्यूल में ऑडिट का डेफिनेशन दिया है। Auditing is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. नहीं चलेगा, चलेगा। और बहुत खासना है मैडम। ओके, देखो मेरे को डेफिनेशन बाय है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसी से पूरा लाइफ कमाया है, एक ही सब्जेक्ट दिन रात पढ़ाता रहता हूँ। तुमको 6, 8, 10 करने हैं, राइट? वो भी इतने टाइम में जितने टाइम में बच्चा मुश्किल से डिलीवर होता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड। रिसेंट मेरा जो फादर हुड है तो मेरे एग्जाम्पल सारे चेंज हो गए। ओके, बट कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो अपने को ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, बट वी हैव टू प्रॉमिस ईच अदर दैट वी विल लर्न इन आईसीआई लैंग्वेज ओनली। ऑलराइट, तो हम लोग थोड़ा लिखते हैं, थोड़े 10 मिनट में ऐसा कुछ होगा कि ये डेफिनेशन पूरा आपको बाय हार्ट हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? यस, ओके। अभी टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करना है, हमारे राइटिंग प्रैक्टिस करना है। I will ensure that your hands pain for the right reasons. Everyone, please come to the notebook. Please come to the notebook. नोटबुक फ्रेश पेज लो, जल्दी जल्दी। बुक ओपनिंग सेरेमनी मत करो भाई। ओके, nature, scope and objectives of audit.
आपके पास जो स्टडी मटेरियल है मोर देन इनफ है, मॉड्यूल मैं ही खोल के पूरा टैली करवा दूंगा, तो सब टेंशन मत लो आप, खाली इस वक्त तो थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दो। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। राइट डाउन इंट्रोडक्शन। Practicing CA provides following services. As per CA Act 1949. A for assurance services, T for taxation services, M for management consultancy services. A for assurance, T for taxation, M for management consultancy services. ओके, ये टैक्सेशन सर्विसेज तो आप टैक्स सब्जेक्ट में पढ़ लेते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फ्यूचर में आओगे अपने आप सीख जाओगे थोड़ा बहुत। ओके, मैं यहां पे पढ़ाने आया हूं अश्योरेंस सर्विस। ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ assurance services. Audit is a part of assurance services. ओके भाई, अश्योरेंस सर्विस का मतलब क्या है? मैंने ऐसे ओरली तो बोल दिया तो इंक्रीज द कॉन्फिडेंस वगैरह, पर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। इधर देखो, क्लाइंट जो है वो अपने को डेटा प्रोवाइड करेगा। हम कौन है? प्रैक्टिसिंग सीए। देखो, ऑडिटर तो हम बाद में बनेंगे, पहले हम कौन है? प्रैक्टिसिंग सीए। ऑडिट खाली समझो सीए की एक सर्विस है, ऑलराइट। बाकी प्रैक्टिसिंग सीए को डेटा दिया क्लाइंट ने, प्रैक्टिसिंग सीए विल एग्जामिन सच डेटा, practicing CA will examine such data and obtain evidence. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे परचेजेस दिए वेरीफाई करने के लिए, तो मैं परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर ये सब कंपेयर करूंगा, ऑलराइट, और एविडेंस लूंगा, खुद को सेटिस्फाई करूंगा कि हाँ भैया ये करेक्ट है, ऑलराइट। आई विल एग्जामिन द डेटा, ऑब्टेन एविडेंस, फिर मैं एक कंक्लूजन बनाऊंगा, आई विल फॉर्म अ कंक्लूजन या ओपिनियन, फिर उसको मैं एक रिपोर्ट के अंदर लिख दूंगा। आई विल एक्सप्रेस इट इन अ रिटर्न रिपोर्ट, ऑलराइट। ये रिपोर्ट की वजह से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अच्छा सुनो, समझो एक्स लिमिटेड मेरा क्लाइंट है, उसने डेटा दिया। भाई मेरा जो रिपोर्ट है वो किसका भरोसा बढ़ाना चाहिए? एक्स लिमिटेड का तो खुद के डेटा के ऊपर भरोसा है, शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड का भरोसा इंक्रीज होना चाहिए, बैंक वाले लोग जो एक्स लिमिटेड को लोन दे रहे हैं उनका भरोसा इंक्रीज होना चाहिए, ऑलराइट। दूसरे क्रेडिटर्स का भरोसा इंक्रीज होना चाहिए, निर्मला जी का भरोसा इंक्रीज होना चाहिए कि भाई टैक्स वगैरह बराबर कैलकुलेट किया है, ऑलराइट। स्टेक होल्डर्स, क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेक होल्डर्स। सो ये क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द confidence of stakeholders other than
द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। आई रिपीट, मेरे सिग्नेचर से किसका भरोसा बढ़ना चाहिए? अलग अलग स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का भरोसा बढ़ना चाहिए, बैंकर का भरोसा बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट का भरोसा बढ़ना चाहिए, क्रेडिटर का भरोसा बढ़ना चाहिए, लेंडर का भरोसा बढ़ना चाहिए, सप्लायर का भरोसा बढ़ना चाहिए, कस्टमर का भरोसा बढ़ना चाहिए। और जितने भी लोग ये एंटिटी के अंदर स्टेक रखे हैं, ट्रांसैक्ट कर रहे हैं, वो सबका भरोसा बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, तब जाके मैं बोलूंगा मैंने क्या दिया है उनको? अश्योरेंस। मैंने क्या दिया उनको? अश्योरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। वन मोर टाइम। क्लाइंट से मिला डेटा, I will examine such data and obtain evidence. I will form a conclusion or opinion. I will express it in a written report. ये रिपोर्ट की वजह से लोगों का क्या बढ़ना चाहिए? भरोसा, confidence of the stakeholders other than the internal management of X Limited. X Limited को अंदर का जो मैनेजमेंट है उसको छोड़ के बाकी लोगों का भरोसा बढ़ गया, तब बोलूंगा कि मैं क्या दिया उनको? अश्योरेंस। राइट डाउन प्लीज एवरीवन। Client X Limited data practicing CA. Practicing CA will examine such data and obtain evidence. Form a conclusion or opinion. Form a conclusion or opinion. देखो हैंडराइटिंग मेरे खराब है, मेरे को पता है, तो किसी को मेरे से रीड करवाना रहेगा तो बोल देना, मैं डिक्टेट कर देगा। हाँ समझता है, पर मुश्किल से इतना हो रहा है अभी खराब होगा, वेट। तो पहला लेक्चर है ना, इसलिए इंप्रेशन जा रहा है। फॉर्म अ कंक्लूजन और ओपिनियन। एक बार आप मेरी तारीफ करोगे ना, फिर बिगाड़ दूंगा। एक्सप्रेस इट इन अ रिटन रिपोर्ट। To increase the confidence of stakeholders other than the internal management of X Limited. तुमको तुम्हारे पेपर पे तो भरोसा होता ही है, लेकिन तुम्हारी मार्कशीट देख के अगर मुझे भरोसा है तो अश्योरेंस हुआ। To increase the confidence of stakeholders other than the internal management of X Limited. अच्छा, ये सर्विस जो प्रैक्टिसिंग सीए प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? अश्योरेंस सर्विस। मतलब अगर मैंने डेटा को चेक किया, ओपिनियन एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, देन दैट सर्विस इज कॉल्ड एज अश्योरेंस सर्विस। लोग है ना, आप अपने फ्रेंड्स को ही पूछ लेना, लोग है ना ऑडिट को ऐसा समझते हैं कि डेटा चेक किया, ओपिनियन एक्सप्रेस किया, लोगों का भरोसा बढ़ गया, ये ऑडिट है। ये अश्योरेंस है। अश्योरेंस बड़ा वर्ड है। टेल मी, क्या मैं इंडिया में रहता हूं? यस। कोई मेरे को पूछेगा एड्रेस, मैं बोले इंडिया इंडिया इंडिया, तो मैं बोलूं महाराष्ट्र, नहीं बराबर है ना? अरे अच्छा, टेक्निकली गलत भी नहीं है, तो मैं ऐसा ही है कुछ। ऑडिट है ना, ऑडिट नैरो टर्म है, इट इज अ पार्ट ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस सर्विस इज अ बिगर वर्ड। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ओके, व्हाट इज योर नेम? मयंक। मैंने ना एक आपको, लेट अस से मैंने मयंक को कुछ सवाल पूछे, मैंने मयंक के साथ 2 दिन स्पेंड किए, फिर मतलब मैडम ऐसा बाहर ऐसा घूमने गए ऐसा नहीं ऐसा ना, ओके। मैंने मयंक को कुछ सवाल पूछे, 2 दिन स्पेंड किए, फिर मैंने आपको मयंक के बारे में बताया। मैं बोला मयंक इज अ गुड बॉय। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2, मयंक इज नॉट अ बैड बॉय। ऑलराइट, क्या दोनों में मैं मयंक के ऊपर अपना जजमेंट ओपिनियन दे रहा हूं? यस और नो सर? अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट सुन के आपको मयंक के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है?
पॉइंट नंबर 1, यस और नो सर? यस, ओके। अब सुनो, अश्योरेंस है ना, अश्योरेंस यानी लोगों का भरोसा बढ़ाना, ये अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, जहां पे मैं बोलता हूं गारंटी है मेरी, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ पैसे वापस, गारंटी, ओके, आई विल बी लायबल फॉर योर डैमेजेस, डोंट वरी, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। सेकेंड, reasonable assurance. To the best of my information and my knowledge, Mayank is a good boy, but to the best of my knowledge, थोड़ा सेफ्टी रख रहा हूं मैं खुद के लिए। हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। देन limited assurance. With the limited time that I spent with Mayank, Mayank is not a bad boy. बुरा नहीं है, अच्छा है क्या वो नहीं बोल सकते। लिमिटेड अश्योरेंस, जहां पे मैं आपको एकदम मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देता हूं। कौन सा अश्योरेंस देता हूं? मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देता हूं। ऑलराइट, अब जरा इधर ध्यान देना, ऑडिट में क्या लिखा है इसने, रिलायंस के ऑडिटर ने, अरे वाह, ऑलराइट, पर डायरेक्ट लास्ट क्लाइमैक्स पे नहीं आना है, थोड़ा प्रोसेस। इन अवर ओपिनियन, नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द आंसर। इन अवर ओपिनियन, मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, तो और उसको 5-6 साल हो गए हैं, तो 5-6, हाँ मैं, ओके, तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, हम तारीफ करते ना तो भी लोगों को समझ में नहीं आता कि हम तारीफ कर रहे हैं। So I was happy with your answer, but I am not able to convey that. That's my problem now. Personality defect. अब इधर देखो, in our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by Companies Act 2013 in the manner so required and give a true and fair. ये सब बाद में आपको बायट हो जाएगा, डोंट वरी। पर फीलिंग क्या आ रहा है, क्या फीलिंग आ रहा है, कौन सा अश्योरेंस है? एब्सोल्यूट, रीजनेबल की लिमिटेड? ठीक ठाक, ठीक ठाक, संगठन वाली सरकार चलाएगा ये। हाँ भाई, तू भी हमारी पार्टी में है, तू भी, ओके, बता कौन सा अश्योरेंस लग रहा है? रीजनेबल, परफेक्ट है। आंसर देने में कतराने का नहीं, गलत गया ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत आंसर जाएगा, दैट्स ओके। आपका गलत आंसर जा रहा है तभी तो हम कमा रहे हैं ना। अगर सब सही आंसर देना चालू करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो मेरे तो EMI डिपेंडेंट ही उसके ऊपर आपका गलत आंसर जाना चाहिए, और ऐसे पर एग्जाम में नहीं है। सो कोई शर्माने का नहीं है, गलत आंसर प्राउडली देने का, सर मैं गलत हूं इसलिए आपके पास पैसा है, ऐसा। सो एवरीवन ओवर हियर, ये जो अश्योरेंस है, कौन सा अश्योरेंस लग रहा है? रीजनेबल अश्योरेंस। विच अश्योरेंस? अब आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा था। ऑडिट सब्जेक्ट में ना, ऑडिट सब्जेक्ट में ऑडिटिंग इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एक्टिविटी। विच एक्टिविटी? हाँ, हम लोग गारंटी नहीं देते हैं बाबा, इतना तो पैसा भी नहीं मिलता हमको कि हम गारंटी दे दें। एब्सोल्यूट अश्योरेंस अलग ही कंसेप्ट है, बाद में सिखाऊंगा मैं। गारंटी वारंटी प्रैक्टिसिंग सी ऐसा काम लेता नहीं है कि मैंने साइन कर दिया ना बस, अब डाल दे पैसा तू रिलायंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास। मैंने साइन किया है ना, और आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते हम। हमारा इंग्लिश कैसा होता है? इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हम लोग का अश्योरेंस कौन सा होता है? अब आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा था। अश्योरेंस बहुत बड़ा शब्द है, उसके अंदर काफी कुछ आता है। ऑडिट तो एक सिर्फ पार्ट है उसका। सो ऑडिटिंग इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एक्टिविटी। क्या बोलने का? ऑडिटिंग इज अ, आर यू क्लियर विद दिस? यस और नो सर? यस सर, ओके। सो एवरीवन राइट डाउन दिस प्लीज। हाँ हाँ, नीचे लिखो। Assurance divide into 3. Absolute assurance means 100% guarantee.
और तुमको अगर देखो तुम्हारा शेड्यूल बहुत टाइट होता है, सब अलग अलग लेक्चर होता है ना, और तुमको रिवाइज करना है ना, तो सब्जेक्ट को पर्सनल लाइफ में डाल दो। कभी बात करोगे ना, तूने तो बोला था ना ऐसा कुछ नहीं होगा, अरे तो भाई मेरा रीजनेबल एश्योरेंस होता है। आई प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। तुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था, योर प्रॉब्लम। झगड़ा भी करना है, गाली देना है, सब सिखाऊंगा ऑडिट लैंग्वेज में। एब्सोल्यूट एश्योरेंस, गारंटी, रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी, लिमिटेड एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। Write down. Auditing is a reasonable assurance activity. Auditing is a reasonable assurance activity. ऑडिटर का सिग्नेचर कोई गारंटी नहीं है। ओके, अब आपको ऑडिट का डेफिनेशन समझेगा। ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, यहां तक हो गया है? समझा क्या लिख रहे हो? यस, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 1, ये तो अभी तक पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा था। डेफिनेशन, ओके। टेल मी, समझो कि अनंत अंबानी पता है ना, मुकेश अंबानी का बेटा। हाँ, लेट अस से वो प्रैक्टिसिंग सीए बन गया, जस्ट एग्जांपल, और प्रैक्टिसिंग सीए बन गया, वाह। तो अब तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकता है ना, ऑडिट कर सकता है, यस और नो सर? क्या यस? अरे सुनो, अभी सुनो, तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारा पेपर चेक करेंगे तो चलेगा, और मार्कशीट दे देंगे, ऑल इंडिया रैंक 1++, कोई मेरे बच्चे को कुछ बोलेगा नहीं, समझा? बिल्डिंग में पहला नंबर है। तो टेल मी, अगर मम्मी डैडी साइन कर देंगे आपकी मार्कशीट पे, तो क्या कोई भरोसा करेगा? नहीं। तो सिमिलरली टेल मी, माना मैंने कि अनंत अंबानी एक प्रैक्टिसिंग सीए होगा अपने घर का, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा तो कोई भरोसा करेगा? नहीं। इसलिए ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग सीए चेक करे ऐसा जरूरी नहीं है। वो प्रैक्टिसिंग सीए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लाइंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्लाइंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? यस। मुझे बात बताओ, इधर ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सिग्नेचर इधर अभिजीत दामले का है। ये अगर अभिजीत अंबानी होता, अभिजीत अनिल अंबानी, तो तुम भरोसा करते भरोसा? नहीं ना, अपने आप भरोसा निकल जाता आपका। ऑलराइट, पूरे रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं, इसके ऊपर फिर सैंडविच बना के खाओ। So auditing is not just an examination, it is an independent examination. Which examination? One more time, it is an independent exam. एक लाइन समझेंगे, एक लाइन लिखेंगे। Everyone write down definition first. Auditing is an independent examination. तुमको क्या लगता है अभिजीत दामले साहब ने क्या चेक किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दीवार की मजबूती की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल। मैं स्टेटमेंट्स की जगह पे इंफॉर्मेशन लिखूंगा, क्यों? बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जितना भी इंफॉर्मेशन है सब चेक कर देंगे ना, जर्नल लेजर वगैरह, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। ओके, तो मोस्टली हम में से काफी लोग गणपति बप्पा में मानते हैं,
ऑलराइट, सो लेट अस से सिद्धिविनायक टेम्पल ट्रस्ट का आपको ऑडिट मिला है। टेल मी, सिद्धिविनायक टेम्पल ट्रस्ट भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाता होगा? यस और नो सर? हम तो भाई वो लड्डू खाने जाते हैं सर। राइट, ओके, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाता होगा? यस, ओके। लेट अस से आप बहुत बड़े गणेश भक्त हो एंड आपको मिला है सिद्धिविनायक टेम्पल ट्रस्ट का ऑडिट, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे? यस और नो सर? उसके डोनेशंस वगैरह को चेक करोगे? रिसीट्स वगैरह को चेक करोगे? उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओगे? और अगर समझो कुछ गफला निकला तो क्या आप रिपोर्ट में लिखोगे? यस, यस, व्हाई नॉट है? तो मैं वही बता रहा हूं कि चाहे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेक कर रहे हो या सिद्धिविनायक टेम्पल ट्रस्ट, हमारा ना ऑब्जेक्टिव एक ही है कि मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। मैं क्या एक्सप्रेस करूंगा? ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। सो वन मोर टाइम, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। वो एंटिटी चाहे जो भी हो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो जो भी एंटिटी हो। आता है तेरे को ये? मैंने अभी बोला हो तेरे को याद? अरे वाह, मैं तो दो, हाँ, बुक भी पढ़ा है। ओहो, इसको जेलसी हो रही है, सबको जेलसी हो रही है और कुछ नहीं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। फिर भी लिख ले, अब हाथ है तो इस्तेमाल करेंगे। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो छोटी बड़ी जो भी एंटिटी हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, जो भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, ये जो भी एंटिटी हो, मेरा मेन काम क्या है? मैं एग्जामिन करूंगा एंड आई विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। When such an examination is conducted, with a view to express an opinion thereon, मतलब जो भी चेक कर रहा हूं उसके ऊपर मैं ओपिनियन दूंगा। When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, one more time, auditing is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Am I clear with this? Yes sir, yes sir. ये है ऑडिट का डेफिनेशन। अगर आप देखोगे ऑडिट का डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड था, ये पूरा व्हाट पार्ट और लास्ट लाइन वाज द वाई पार्ट। एक मिनट, पोपट हो गया, हाँ, लास्ट पॉइंट वाज द वाई पार्ट। यस सर, यस सर, ओके। इधर एक चीज कनेक्ट करके दिखाते हैं। आपको क्या लगता है, तो मैं वाईफाई कनेक्ट करो इसलिए फोन दिख रहा हूं। आपको क्या लगता है कि समझो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, समझो इस वक्त हम लोग है 2025 में, समझो कि आज एक न्यूज़ बाहर आती है कि 2022-23 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, 2022-23 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस थे जो कैपिटलाइज नहीं करने चाहिए थे,
फिर भी कैपिटलाइज करके असेट साइड को हैवी दिखाने की ट्राई की गई, जिसकी वजह से रिलायंस का असेट साइड एकदम हैवी हो गया एंड रिलायंस को और भी लोन्स मिल गए। अब रिलायंस ने वो लोन में डिफॉल्ट किया है। तो पिछले 10 सालों से रिलायंस से करता आ रहा है, ऐसा पूरा चार्ज शीट फाइल हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रूव हो चुका है, बट ऐसा चार्ज शीट फाइल हुआ है कि रिलायंस काफी सालों से अपने असेट को फेक दिखाकर, ओवर वैल्यू करके, ओवरस्टेट कर करके, असेट साइड हैवी कर करके बोरिंग्स लेता गया। इसलिए आप देखो रिलायंस हर एक फील्ड में, लेकिन रिलायंस का बैंक नहीं है खुद का। तो उसने बैंक ओपन कर लिया तो लूटेगा किसको फिर? अरे गेटिंग माय पॉइंट? रिलायंस बैंक क्यों नहीं है? ओके, सेवरियन ओवर हियर। तो रिलायंस ने असेट साइड को हैवी कर करके और भी बोरिंग्स ली और अभी वो सारी बोरिंग्स पे डिफॉल्ट कर रहा है। ऐसा न्यूज बाहर आया, आप इकोनॉमिक टाइम्स देख रहे हो। ऑलराइट, रिलायंस के किसी एम्प्लॉय ने ये चीज लीक की है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऑलराइट, सब जगह न्यूज में आया है। माय क्वेश्चन टू यू इज, लेट अस से ये मैडम, ये ऑडिटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 22-23 इन्होंने साइन किया था। बहुत गलत हुआ नहीं? असेट साइड बहुत हैवी दिखाया लोग, गलत किया। माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज योर नेम? अर्पिता। माय क्वेश्चन टू यू इज, विल सीए अर्पिता बी हेल्ड लायबल फॉर दिस? क्या नो? सीधा नो। माय क्वेश्चन टू यू इज, विल सीए अर्पिता बी हेल्ड लायबल ओवर हियर? यस और नो सर? मयंक, व्हाट डू यू से? यस यस। अरे सीए अर्पिता उधर ऑडिटर है ना, हाँ कोई चपरासी थोड़ी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया है ना उसने, ओपिनियन एक्सप्रेस किया है ना। सीए अर्पिता ने लिखा था ना ये सब, हाँ, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सब सीए अर्पिता ने लिखा था ना। यस और नो सर? देन इन दैट केस, अब अगर फ्रॉड सामने आया है कि असेट साइड को हैवी दिखाया गया जिससे उन्होंने ज्यादा बोरिंग्स ली और अभी वो बोरिंग्स पे डिफॉल्ट कर रहे वो लोग, तो अगर ये फ्रॉड सामने आया है, देन वेदर सीए अर्पिता शुड बी हेल्ड लायबल? यस और नो सर? ओके, अब ना कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं, हाँ देखो, रीजनेबल एश्योरेंस दिया है ना। ओके, रीजनेबल एश्योरेंस दिया, थोड़ा बहुत तो स्कोप है ना। ओके भाई, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है मैं 80-90% तो श्योर हूं। हाँ, अगर आप 10% निकले खाली, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात, मैं को एक बात बताऊं, अगर पेपर, फॉरगेट अबाउट दिस रिलायंस का फ्रॉड, अर्पिता 2 मिनट के लिए साइड पे रखो। अगर आपने पेपर लिखा है और पेपर लिखते वक्त कॉपी की है, जबरदस्त कॉपी की आपने, वो सुपरवाइजर चाय पे चाय पी रहा था, व्हाट्सएप देख रहा था, आपने बोला यही मौका है मेरी लाइफ का, और जबरदस्त आपने कॉपी कर ली। लेट अस से मैं कोलकाता में बैठा हूं, मैं कोलकाता में पेपर चेक कर रहा हूं। पेपर चेक करते मैंने पेपर चेक किया, लेकिन आपने जिससे कॉपी की थी ना, आप दोनों का पेपर आगे पीछे नहीं है, बीच में काफी सारे दूसरे पेपर भी है, जंबल्ड ऑर्डर में पेपर आया है। तो मैंने चेक किया, इसलिए मुझे कॉपी केस मिला नहीं। ऑलराइट, मैंने तो मार्क्स दे दिए जो देने थे वो। डू यू थिंक आई एम केयरलेस ओवर हियर? कल उठ के अगर ये चीज बाहर आती है कि इन्होंने कॉपी की थी, देन इन दैट केस मैं कोलकाता में बैठा पेपर चेकर, जिसने पेपर चेक किया, मैं जेल में जाना चाहिए? स्टूडेंट जाना चाहिए ना यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? ओके, पर समझो कि अगर बैक टू बैक दोनों पेपर है, मैंने चेक किया, अरे बाबू क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया, स्पेलिंग मिस्टेक पण सेम, ए बाबा ऑर्डर भी सेम, क्वेश्चन मार्क भी सेम, स्पेलिंग मिस्टेक सेम, ऑर्डर सेम, सब कुछ सेम, खाली हैंड राइटिंग अलग। देन इन दैट केस अब तो मुझे इनको पकड़ना चाहिए? यस और नो सर? यस और नो सर? ऑलराइट, एंड टेल मी, कैन आई से मुझे मॉडरेटर के पास ये केस लेके जाना चाहिए? ऑलराइट, एंड इनको एक्सपोज करना चाहिए? यस और नो सर? एज अ पेपर चेकर मेरा तो काम ही है कॉपी केस को फाइंड आउट करना। यस और नो सर? क्या यस? एज अ पेपर चेकर मेरा कॉपी केस फाइंड आउट करने का काम है। जेम्स बॉन्ड की छठी औलाद है मैं वापस बोल रहा हूं, सुनो, तुम लोग को प्रॉब्लम क्या पता है? थियरी का लेक्चर है ना। यस यस यस, हाँ बोल भाई, हाँ बोल, यस। अरे बोलना है फुकट में, डांटे कहां भाई? यस। ऑलराइट, ऐसे तुम लोग ना हर चीज में यस बोल रहे, थोड़ा नो बोलना भी सीखो।
हाँ ओके, सेवन ओवर ईयर, यस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर्स। मैं क्या बोल रहा है, पेपर चेकर का मेन ड्यूटी क्या है? टू चेक द पेपर और टू फाइंड आउट द कॉपी केस। चेक द पेपर। लेकिन पेपर चेक करते वक्त ही इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अलर्टनेस। आई रिपीट, पेपर चेक करते वक्त ही इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अलर्टनेस। ऑलराइट, एंड अलर्टनेस रखते रखते अगर उसके सामने बैक टू बैक ऐसे दो पेपर आए जहां पे सब कुछ सेम है, हैंडराइटिंग को छोड़ के खाली, देन इन दैट केस इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, यस और नो सर। बस ऑडिटर का काम कुछ ऐसा ही है। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं हम लोग, अच्छा सबको पता है बिल्डर लोग थोड़ा पैसा कैश वगैरह, रिकॉर्डिंग ज्यादा बोलेंगे, बस सबको पता है ना थोड़ा बहुत तो। ओके, तो सपोज आप कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ये देख आया फॉर्च्यूनर से उतरा, देख ओ सर इधर आओ, कितना कैश, कैश कितना है, गाड़ी खुल, ए आर्टिकल, गाड़ी खुल, चल कैश, ब्लैक मनी देगा, ब्लैक मनी ये लोग रखते हैं, चोर है। ऐसे ऑडिट स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैन आई से वी आर प्रोफेशनल एग्जामिनर्स, यस और नो सर? हाँ, वी आर प्रोफेशनल एग्जामिनर्स। तो जब बैलेंस शीट पीएनएल मेरे सामने आएगा, ये मैं चेकिंग स्टार्ट करेगा, बट वाइल चेकिंग आई विल मेंटेन अलर्टनेस, वाइल चेकिंग आई विल मेंटेन अलर्टनेस। सर एक मिनट, ये आपने कंसल्टेंसी टू गजोधर, कंसल्टेंसी टू टमाटर, कंसल्टेंसी टू कांदा, कंसल्टेंसी, इतने सारे कंसल्टेंसी बिल, ऐसी क्या कंसल्टेंसी ली आपने? एक्चुअली इट वाज अ वेरी स्पेशल कंसल्टेंसी। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे ना सर, कुछ ईमेल होंगे, कंसल्टेंसी लिया ना? नहीं, एक्चुअली हमने उनको बुलाया, केबिन में कंसल्टेंसी लिया, पैसा दिया, अर्बन कंपनी से आए थे। ये कौन सा कंसल्टेंसी? कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, और टोटल कंसल्टेंसी के बिल 1.4 करोड़ के हैं। देन इन दैट केस कैन आई से ये कंसल्टेंसी का बिलिंग मार के अलग अलग अकाउंट में पैसा डाला है, फिर वहां से कैश विड्रॉ कर लिया होगा, यस और नो सर? और कंसल्टेंसी मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब आप उसको टैक्सेशन में भी क्लेम कर सकते हो, यस और नो सर? छोटा बच्चा जान के अब मैं इन्वेस्टिगेट करूं, बट अननेसेसरीली खाली वो बिल्डर फॉर्च्यूनर से उतरा, बोलो ये देख आया ब्लैक मनी वाला आया, ऐसे थोड़ी करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो सर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं यहां पे, ऑडिटर कैन नॉट स्टार्ट विद अ सस्पिशियस माइंड। You cannot start thinking just like how my wife thinks. Auditor cannot start with a suspicious mind. शक नहीं करना है, सवाल पूछना है, लेकिन शक करना नहीं है. Auditor needs to maintain a questioning mind. Which mind? All right. Auditor needs to maintain alertness. Auditor's primary, main objective, main purpose. What is the main purpose of the auditor? True and fair view. All right. Okay. थोड़ा अभी मैं लिखा है ना, तो बोलने का, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. क्या बोलने का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. आप डोमिनोज वगैरह में, सबवे वगैरह में जाते हैं, सब होता है, ए सुनना मैं क्या बताऊं, रोटले पे वो मार के देना चीज, रोटला होता है इसमें चीज मार के, ऐसे नहीं ना, क्या ना चीज बस पिज्जा विद चॉकलेट, बोलने का स्टाइल होता है ना. ऑलराइट. ऑडिटर का पर्पस क्या? ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड, ऐसे नहीं. ऑडिटर विल एग्जामिन एंड एक्सप्रेस एन opinion. All right. Okay. One more time. What is the primary objective of the auditor? To examine and express an opinion. Am I clear with this? Yes. But auditor is expected to maintain. If auditor finds something suspicious, अगर auditor को मिल गया कुछ, all right, contrary, then he is supposed to investigate further. All right. And उसके बाद भी अगर auditor को fraud ना मिले, ऑडिटर ने इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ किया, लेकिन बिल्डर जो था ना, उसने मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ सब बता दिया. देखिए सर, ये टमाटर से ये कंसल्टेंसी लिया था, कांदा से ये कंसल्टेंसी लिया था, गजोदर से ये कंसल्टेंसी लिया था, ये कंसल्टेंसी लिया था, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स, ये रहा उसका पूरा, सर उसका पूरा कंसल्टेंसी का ऑफिस है, ये देखो. ऐसा अगर उसने मुझे पूरा एकदम मेरे क्वेश्चनिंग माइंड को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए मुझे कुछ फ्रॉड मिला नहीं. 6 महीने बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए, 6-7 स्कॉर्पियो गाड़ी लेके, वो बिल्डर की प्रीमाइसिस पे रेड मारा, वहां से 4 करोड़ कैश मिला. वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुलाया. कौन था ऑडिटर इसका? ऑडिटर कौन था? मैं. चलो हाथ छोड़, 1 मिनट.
My primary objective is to express an opinion on the financial statements. My primary objective is to express an opinion on the financial statement. I am expected to maintain alertness. I need to function with a questioning mind and not with a suspicious mind. ये देखो, इधर देखो, मेरे पास प्रूफ है. ये कंसल्टेंसी बिल पे मैंने सवाल उठाया था. ये कंसल्टेंसी बिल पे मैंने सवाल उठाया था. सवाल उठा के मैंने इनसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे. इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए. तो मेरे पास आप जैसा पावर नहीं है कि इधर रेड मारो, प्रीमाइस बंद कर दो. तो मेरे से जितना होता था उतना मैंने किया. बस ऑडिटर से इतना ही एक्सपेक्टेड है. लेट मी टेल यू, ऑडिटर विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दिस. हर एक फ्रॉड में ऑडिटर लायबल नहीं होता. ऑडिटर को प्रूव ये करना होता है कि उसने उसका काम किया है. बिकॉज ऑडिट सब्जेक्ट है ये. जेम्स बॉन्ड गिरी नहीं सीख रहे हम लोग यहां पे. ऑडिटिंग इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. ऑडिटिंग इज अ पेपर चेकर. क्या करता है, उसका मेन काम क्या है? पेपर चेक करना, ना कि कॉपी केस फाइंड आउट करना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो सर? यस और नो सर? सो माई क्वेश्चन टू यू इज ऑडिटर्स प्राइमरी ड्यूटी टू डिटेक्ट फ्रॉड? क्या ऑडिटर का मेन काम फ्रॉड डिटेक्शन का है? नहीं. ऑडिटर का मेन काम है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. सुनो मेरी बात. ये 19th सेंचुरी में जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी इंग्लैंड में केस हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी. क्योंकि वहां पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब चालू हो गया था, हमारे पैसा लूट लूट के. तो वहां पे पहली बार ये सवाल आया था कोर्ट में. शेयर होल्डर्स ने कंप्लेन फाइल किया था कि ये कंपनी ने फेक प्रॉफिट्स दिखाए जिसकी वजह से हम चीट हुए हैं, और सीए को खड़ा किया कोर्ट में. और वो जो जजमेंट है उसमें जज ने मस्त लाइन बोला है. 2-3 लाइन बहुत मस्त बोले. बोला, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड. क्या कुत्ता है ऑडिटर? नहीं, ऐसे ही बोला सच्ची में. ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड. वॉच डॉग क्या होता है? कुत्ता भी ऐसे देखो, देखता रहेगा. तुम भागे तो आपके पीछे भागेगा और भौंकेगा. पर लेट अस से तुम मस्त ऐसे चले जा रहे हो, और एक प्राणी आया जिसने आपको काटा, खून चूस के चला गया. ये ब्लड हाउंड हुआ. क्या हुआ ये? ब्लड हाउंड. HOUND. ऑडिटर एक वॉच डॉग है, नॉट अ ब्लड हाउंड. मस्त लाइन है ये. ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अलर्टनेस. ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन. ही नीड्स टू फंक्शन विद अ क्वेश्चनिंग माइंड. ही नीड्स टू फंक्शन विद अ. If auditor finds something suspicious, then he's expected to investigate further. All right. लेकिन समझो, एक और लाइन बहुत मस्त बोली. बोलती है, if there is a needle, सुई, needle in the room, and auditor is not able to find it, then it is okay. But if there is an elephant in the room, बड़ी हाँ हंसले, all right. बड़े मैं बोलेगा तो तुमने बॉडी शेमिंग. अरे हाँ, हम लोग तुम्हारी जनरेशन के नहीं, हमको बोलो टकला मोटा कुछ फर्क नहीं. सो इफ देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, इफ देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम एंड स्टिल ऑडिटर इज नॉट एबल टू फाइंड इट, देन ऑडिटर विल बी हेल्ड लायबल. सो आई रिपीट, ऑडिटर विल बी हेल्ड लायबल only if it is proved that he was grossly negligent. कौन सा जेंट? ग्रॉसली नेग्लिजेंट. अगर आप जेंट नेग्लिजेंट प्रूव हो गए, देन इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लायबल. मेरे को ये सब इंग्लिश चाहिए. मेरे को ना वो जो स्कूल वाला लिखते हो ना, if it is proved that auditor was careless and he was not able to detect even though there was some evidence, then auditor will be held liable. He will be punished. ये नहीं चाहिए मेरे. मैं कुछ 5-6 लाइंस लिखा रहा हूं. वो लाइंस आपको याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. समझ लो, ऑडिट सब्जेक्ट का हॉल टिकट है वो, एग्जाम टिकट है वो. बिकॉज अगर ये लाइंस आपको नहीं आते हैं तो आप ऑडिट सब्जेक्ट को कभी समझ ही नहीं पाओगे. आज एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि ऑडिटर का मेन ड्यूटी फ्रॉड डिटेक्शन का नहीं है. ऑल राइट, सो एवरीवन राइट डाउन प्लीज. पॉइंट नंबर 2, basic fundamentals of auditing.
अच्छा, बैलेंस शीट पीएनएल बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की कि ऑडिटर की? वेरी गुड. Preparation and presentation of financial statement is the responsibility of management. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड या एरर ना हो, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है. प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर. एग्जामिनर ने कॉपी केस क्यों नहीं पकड़ा वो छोड़ो, पहले तो स्टूडेंट ने कॉपी क्यों की? प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर is the primary responsibility of management. Prevention, detection of fraud and error is the primary responsibility of the management. Auditor's primary duty is to express an opinion on the financial statements. Auditor's primary duty is to express an opinion on the financial statements. Auditor is a watchdog and not a bloodhound. Auditor is a watchdog and not a bloodhound. That is, means in other words, auditor is a watchdog and not a bloodhound. That is, auditor shall maintain alertness and questioning mind. Auditor shall maintain alertness and questioning mind. But he should not function with a suspicious mind. He should not function with a suspicious mind. अच्छा, ये जो एटीट्यूड है ना, वॉच डॉग वाला एटीट्यूड, इट इज called as an attitude of प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिकल होना यानी सवाल पूछना.
पर प्रोफेशनली सवाल पूछो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर किसी के लिए नया वर्ड था तो स्केप्टिकल का मतलब ही है क्वेश्चनिंग माइंड। ये सब जो मीनिंग लिखा था वो आप वॉलंटरी, जिसको लिखना रहेगा, जिसका इंग्लिश कच्चा है या सेमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा या मदर टंग में पढ़ा और ऐसा कुछ अगर हुआ है तो लेट मी टेल यू, आप रैंक लाओगे। मुझे तकलीफ कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम वालों से है। मैं प्रूफ के साथ बताता है, मैं कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम वाला, मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 मार्क्स से छूट गया। मेरा दोस्त गुजराती मीडियम वाला, उसका ऑल इंडिया रैंक 33 आया है। क्यों? बिकॉज ये जो सेमी इंग्लिश या मदर टंग में जिसने पढ़ा है या ऐसा जो होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका इंग्लिश कच्चा है। एक्चुअली इतना कच्चा नहीं होता है, पर उनको ऐसा लगता है कि उनका इंग्लिश कच्चा है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोफेसर जो भी बोलता है, जो भी लिखा था उस पर बहुत ध्यान देते हैं और ऐसे एक एक शब्द लिखने की ट्राई करते हैं। ए पंचायत इतने ऑलराइट, तो लोग ना एक एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और वो वर्ड्स को लिखने की ट्राई करते हैं। मेरे को तकलीफ इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल वालों से, मैंने ये लिखा है ना, उनका कुछ अलग ही निकलेगा एग्जाम में। बेसिकली ऑडिटर शुड नॉट डाउट द क्लाइंट अननेसेसरीली। ऑडिटर शुड फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस, obtain evidence and then come to a conclusion. All right. Auditor cannot go by his instinct. इसका तकलीफ है, तो ये संभलना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हो संभलना, बाकी का तो मेरे को टेंशन नहीं। ओके, आई वांट अ कंफर्मेशन। इधर तक पहुंचे सब लोग? यस। अपना मेन लाइन क्या था भाई? ये पूरा सिखाया मैंने लास्ट लाइन के लिए। Auditor can be held liable for failure to detect fraud only when इट इज प्रूव्ड, जब ये प्रूव हो जाए दैट ऑडिटर वॉज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, कंप्लीटली केयरलेस, इडियट, ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। और ये जो बीकॉम वाला कंटेंट लिखते हैं ना एकदम, इफ ऑडिटर हैज नॉट परफॉर्म्ड द ड्यूटी प्रॉपरली, ओके, थोड़ा अपने को ये सब राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप ना मेरे सब्जेक्ट में थोड़ा भूख बढ़ाओ। तुम्हारा एफएम वगैरह में कैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या दूसरे जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें कैसा भूख रहता है, वो तो ठीक है, कैलकुलेटर ठीक है, डाउट क्या पूछते, सर आई हैव अ डाउट, ये समझो डेसिमल में आया तो 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, 4 डेसिमल की 2 तक चलेगा। मेरे में सर समझो कि स्टैंडर्ड सॉर्टिंग से क्वेश्चन है समझो खाली टाइटल आता है तो 1 मार्क मिलता है क्या, 1 मार्क मिलता है क्या? लेवल ऑफ डाउट ही अलग है। तो जैसे वहां पे फिगर्स इंपॉर्टेंट है वैसे मेरे में शब्द इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो थोड़ा इस पे भी भूख रखना। 100 मार्क का सब्जेक्ट ऐसा खाली मुंह दिखाई का मार्क्स नहीं है। ओके, तो ये सब पढ़ के अपने को फाइनली पता चल रहा है कि ऑडिटर का मेन काम क्या है, प्राइमरी ड्यूटी। एक मिनट जरा पहले भाई, मेरे को कोई जल्दी नहीं पोर्शन खत्म करने का, पहले थोड़ा समझते भी है। ये ऐसा मास्टर लिखेंगे हम कॉपी करेंगे ऐसा नहीं है। ओके, ऑडिटर का मेन प्राइमरी काम क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओके, जैसे आप यहां पे मेन प्राइमरी काम करने के लिए क्या है, वो पढ़ाई करने का। आधे जन ने बोला है नहीं क्या है भाई तुम्हारा पढ़ाई करने के लिए, पर समझो पढ़ाई करते करते अगर किसी के साथ सेटिंग हो गया
और वो करने नहीं आए थे, पर अगर हो गया है ना तो वो तो सेकेंडरी है, वो तो क्या है, सेकेंडरी है। वैसे ऑडिटर का मेन काम है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, लेकिन अगर ऑडिटर को सस्पिशियस मिला कुछ, अरे वॉचडॉग ना एक्टिंग कर रहा है मैं ऑनलाइन, फुल कैरेक्टर में आ जाने का नहीं, ओके। अगर ऑडिटर को कुछ सस्पिशियस मिला, then he will investigate further and he may find out the fraud, yes or no sir, yeah. So primary duty is to express an opinion, however secondary duty will be to prevent and detect fraud and error. Write down everyone, खाली छोटा सा ऐसा नोट बनाना है, ये रफ फर्क जैसा है, कोई नेक्स्ट पॉइंट नंबर मत दो। प्राइमरी ड्यूटी, सेकेंडरी बोलो या उसको डिराइव्ड बोलो या उसको इंसिडेंटल बोलो, मैं ये काम करने नहीं आया था, बस हो गया। सेकेंडरी ड्यूटी, to prevent and detect fraud and error. To prevent and detect fraud and error. All right. So tell me one more time. Auditor needs to maintain which attitude? Attitude of? ये देखो इंग्लिश मीडियम, ऑडिटेड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। मैं पूछा उसका जवाब दो ना। ऑलराइट, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव आस्क्ड एंड व्हाट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू नो। ऑलराइट, देयर इज अ डिफरेंस। सो टेल मी, मैं जब एटीट्यूड वर्ड निकालूं तो एक ही शब्द आना चाहिए आपके मुंह पे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर नीड्स टू मेंटेन डैश माइंड। नहीं, अभी मैं माइंड कौन सा मेंटेन करना है, क्वेश्चनिंग माइंड। एटीट्यूड कौन सा रखना है, मैं जो पूछूं वो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑडिटिंग इज अ डैश एग्जामिनेशन, independent examination, all right, of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Am I clear with this? Yes. Auditor's primary duty, opinion on the financial statement. Secondary, a derived duty to prevent and detect fraud and error. So can I say that auditor will be held liable for failure to detect fraud, yes or no sir? Only when it is proved that he was grossly negligent. Am I clear with this? Yeah. अभी जैसे दो लाइन है, ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड, फिर वो ऐसा एमसीक्यू आता है ना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, this statement is false, this statement is partially true, none of this. तो अगर मैं सिर्फ दो लाइन लिखूं तो हाँ, ऐसा। ये सब चीजों के लिए रेडी होना है अपने को। अभी तो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं, अभी क्वेश्चन बैंक ओपन करने दो, मजा तो उधर है, पर उसके लिए थोड़ा तैयारी तो करवाना पड़ेगा ना। यस सर, यस सर, ओके। नाउ एवरीवन ओवर हियर, अब हम लोग ना ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको टेक्निकल इंग्लिश में लिखेंगे। कौन सी इंग्लिश? टेक्निकल इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। अच्छा, तो ये नॉर्मल इंग्लिश चल रहा था क्या अभी तक? नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव का मतलब मेन, हाँ, गोल, मेन गोल, राइट, नहीं ठीक है। पर्पस, कौन सा पस? पर्पस। ओके, तो जब भी मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट मैं बोलूं ऑब्जेक्टिव्स मीन्स ये चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं। ओके, टेल मी, ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन।
लेट मी टेल यू, वो बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, अभी उसके भी आगे लेके जा रहा हूं. ओके, ये थोड़ा चार्ट वर्क स्टाइल में होगा. मैं लास्ट लाइन पे आ गया, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं. हाँ, ये देखो, मुझे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, पर ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले मुझे खुद को कुछ वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना. ऐसे कैसे डायरेक्ट ओपिनियन, रिलायंस पे आप पहले दिन पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर दोगे? और नहीं, तो पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा. लेकिन वेरीफाई करते वक्त मैं गारंटी नहीं लेता. क्या नहीं लेता? ना गारंटी लेता हूं, ना गारंटी देता हूं. ऑलराइट, मैं कौन सा अश्योरेंस देता हूं? मैं कौन सा अश्योरेंस देता हूं? अरे पर आपको देने से पहले मुझे लेना तो पड़ेगा ना, रीजनेबल अश्योरेंस. सो सबसे पहले मैं लूंगा रीजनेबल अश्योरेंस. समझा? यस, राइट नाउ प्लीज. एक एक लाइन समझना पड़ेगा, टेक्निकल इंग्लिश है ना, 2 में डिवाइड होने वाला है. अच्छा, नहीं समझा तो बोलने का, भाई नहीं समझा करे. मैं मेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा अगर मुझे नहीं समझा तो. फिर सर मेरा चेहरा देखेंगे, सर मेरे चेहरे को एनालाइज करेंगे, और सर को समझना पड़ेगा कि मुझे नहीं समझा. इतना इमोशनल प्रेशर मत डालो मेरे पे. ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं हो गया आपका? नहीं समझा, मुंह पे बोल देने का नहीं समझे. बस मेरे पे ना ऑलरेडी एक 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 जन है मेरी लाइफ में जिसका मुझे चेहरा एनालाइज करना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है कि उनको क्या समझ में आ रहा है. ऑलराइट, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू रिएक्ट. तो वो ऑलरेडी मेरे पे इनफ प्रेशर है. तो आप लोग को नहीं समझा रहेगा तो बोल देने का कि नहीं समझा. ओके, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस. टेल मी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, लेट अस से यू आर द ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड आपने ऑडिट किया और लास्ट में आपको पता चला कि 2 लाख रुपए के मिस स्टेटमेंट्स हैं, 2 लाख रुपए की गड़बड़ है, 2 लाख रुपीस का एरर है. मैंने बोला अंबानी रेक्टिफाई करो, उसने रेक्टिफाई नहीं किया. ना उसके सीएफओ ने रेक्टिफाई किया, ना उसने रेक्टिफाई किया. एवरीवन इज इग्नोरिंग मी. मैं बोला 2 लाख रुपीस रेक्टिफाई रेक्टिफाई रेक्टिफाई, नो वन इज ब्लडी रेक्टिफाइंग. उन्होंने बोला ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, एक और बार रेक्टिफाई बोला ना इधर ही गाड़ देंगे जू में. ऑलराइट, रेक्टिफाई नहीं कर रहा है कोई. देन इन दैट केस मैंने भी लिख दिया रिपोर्ट में. मैं बोला मेरे को क्या कम समझते, मैं रिपोर्ट में लिख दिया, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी डू नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू. क्यों भाई, क्यों तकलीफ क्या हो रही है? क्यों ना बोला? बोलना. ऐसे कैसे लिख सकते मतलब? ये तो देखो, ये ऐसे लोग बाद में फ्रॉड करते हैं, देखा? क्यों, आपको क्यों लग रहा है नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं. मैं 2 महीना स्पेंड किया उनके साथ, चेकिंग किया, पूरा ऑडिट हो गया. अरे गरीब है पॉइंट. ओके, तो क्या मूवी इधर फास्ट फॉरवर्ड चलता है ना. और तो मैं 2 महीने स्पेंड किया, ऑडिट किया सब. लास्ट में 2 लाख रुपए के एरर्स थे जो लोग रेक्टिफाई नहीं कर रहे थे. मटेरियल नहीं है तो क्या हो गया? गलत तो है ना, गलत गलत होता है. उनके कंपेयर बराबर है. मुझे बात बताओ, अगर समझो सीए एग्जाम्स में आपको 92% आए, तो आपका अप्रिसिएशन होगा कि पेरेंट्स मारेंगे कि 8% क्यों नहीं आए? बड़े बड़े देशों में सर पेरेंट्स अगर इस पे मारेंगे ना तो हमसे भी कुछ गलत हो जाएगा फिर. ओके, सो टेल मी एवरीवन, कैन आई से कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है? हाँ, सेनोरिटा सेनोरिटा, बस. ओके, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. तकलीफ कब होती है? जब बड़े बड़े देश में बड़ी बड़ी बात हो. तो यार इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छोटे मोटे एरर होते रहते हैं. मुझे ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटीरियल सिग्निफिकेंट बड़ा एरर नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, और ये एरर 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 वर्ड है ना, बड़ा ही गरीब शब्द है. ऑडिट सब्जेक्ट में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट. परफेक्ट है, एनी स्टेटमेंट गिवन बाय मिस इज सॉरी मिस स्टेटमेंट. आई रिपीट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी एरर होता है तो वी कॉल इट एज अ मिस स्टेटमेंट. आई रिपीट, सो मैं चाहता हूं मुझे इतना भरोसा मिल जाए बस कि ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी बड़ी गड़बड़ नहीं है. सो आई वांट टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर वेट 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 टॉमी वेट
वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। हर बच्चे की स्पीड सेम नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक स्पीड से जानू। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आई वॉन्ट अ कन्फर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। और भी लिखना है, लिखो लिखो, मुझे ये भरोसा चाहिए। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई रोमांटिकली आपको डायलॉग मारे, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, क्या इतनी छोटी चीज़ों में नाराज हो जाते हो आप, तो आप भी बोलेंगे अच्छा मतलब तू ये समझा रहा है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। ओके, सब भूल जाने का, अभी रोमांस बिमेंस ये वो रिलेशनशिप में कुछ नहीं, सब भूल जाने का है। हाँ, क्योंकि आप समझो डिग्री रहेगा, लड़के लोग खास पहले डिग्री फिर डिग्री, हर घड़ी में पढ़ना, ओनली इफ यू विल गेट डिग्री, ओनली इफ यू हैव डिग्री। सो लुक एट दिस, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऑलराइट, लिसन टू मी, इसमें चाहे एरर भी हो सकता है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एरर भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। मेरे को यह देखना है कि बड़ी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कॉमा करके लिखो, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एक बार मुझे यह अश्योरेंस मिल गया, मुझे भरोसा आ गया कि हाँ भाई इसमें बड़ी बड़ी गड़बड़ नहीं है, इसके बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओपिनियन फॉर्म करना। पहले थोड़ा क्लाइंट से पैसा निकलवा लेना। thereby enabling the auditor, अच्छा सुनो, एक मिनट टॉमी, ये पूरा लाइन हम लोग कवर कर लेंगे बिकॉज दूसरी साइड बहुत छोटा कंटेंट है। सो वेट, इसलिए बोल रहा हूं जरा रुको। thereby enabling the auditor to form an opinion, ओपिनियन किसके ऊपर? हमारा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टू फॉर्म एन ओपिनियन on the financial statements whether such financial statements, आगे का लाइन आपको नहीं आता है, आपको मेरे से सुनना पड़ेगा, but I'm happy, the attitude to participate is good. Whether such financial statements, अच्छा टेल मी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक दो अकाउंट्स के लेक्चर हुए? हाँ, कंपनी फाइनल अकाउंट्स हो गया ना, अरे बढ़िया। तो टेल मी, कंपनी फाइनल अकाउंट्स कौन से बेस पे बनता है? फॉर्मेट कहां पे दिया है? शेड्यूल 3, वेरी गुड, फुल रिस्पेक्ट। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और अकाउंट्स बनाने के लिए क्या बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के लिए क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है? अरे हाँ ना, हेलो है। ओके, सुनो मेरी बात, बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के लिए क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए? हाँ, ऐसे धीरे पूछो ना भाई। ओके, बैलेंस शीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए। यस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट रिपोर्ट है कि सीबीआई का चार्जशीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, आप इंटर से में इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखते हो, फाइनल से में इंड एएस सीखने मिलेगा, बिकॉज लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर इंड एएस। उसके बाद आपको पिंड एएस, ऐसा कुछ नहीं है, सर ओवर हियर, इंड एएस प्लस शेड्यूल 3। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या सीखने मिलता है? बहुत कुछ। बोलो वेरी हैप्पी, बोलो, जैसे क्या सीखने मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? वेरी गुड, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या सीखने मिलता है? अकाउंटिंग पॉलिसी। इधर क्या सीखने मिलता है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्या सीखने मिलता है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो कहना ऐसे कि ये दोनों मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, यस और नो सर? कहना ऐसे ये सब कुछ मिलाकर
दिस इज नथिंग बट अ गाइडलाइन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं जब आपके सामने बाहुबली ऐसा बोलता हूं तो एक ग्रैंड पिक्चर आता है ना आपके सामने, और पुष्पा ऐसा वैसा ग्लैमर और बड़ा पिक्चर आता है आपके सामने। ये मैं अगर बोलूं तो अल्लू अर्जुन क्या अगर बोलूं तो प्रभास, तो एकदम फीलिंग निकल जाता है। सर बोलना क्या चाहते हो? गाइडलाइन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम प्रभास है, अल्लू अर्जुन है। लेकिन अगर मैं उस यही शब्द का अगर मैं बाहुबली वर्जन दूं या पुष्पा वर्जन दूं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो मैदे के रोटले में चीज देना, चीज बस पिज्जा विद थिन क्रस्ट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये शब्द से दोस्ती कर लो, बिकॉज ये अगर मैं अरे जरा सा पेट क्या टच हो रहा है, तो टच ही हो रहा है एकदम। ओके अरे क्या बात बताओ, अब मेरे को भी पता नहीं होता मेरा पेट कहाँ है। अरे ये मैं इधर आता हूँ फिर बाद में ये टर्न लेता है ना। सो इधर देखो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये शब्द नहीं तो 500-600 बार यूज होने वाला है पूरे सब्जेक्ट में। ये शब्द देख के ना बच्चे ऐसे डर जाते, क्या है ये? अरे नथिंग बट AFRF का मतलब है गाइडलाइन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वन मोर टाइम, गाइडलाइन टू प्रिपेयर। जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट्स का AFRF क्या है? AS प्लस शेड्यूल 3। वन मोर टाइम, AS प्लस शेड्यूल 3 इज द AFRF ऑफ कंपनीज। ऑलराइट, वन मोर टाइम, फाइनेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस शेड्यूल 3 is the AFRF of the companies, applicable financial reporting framework. Is everyone clear with this? Yes. सर ये इतना बड़ा शब्द हमको क्यों सिखाया आपने? Because ऑडिटर को ये ओपिनियन फॉर्म करना होता है। अब देखो तो ये रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट है, बराबर? मेरे को प्रैक्टिकली पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खाली हमने रट्टा मार लिया। इसने क्या लिखा है? हाँ, इंड AS का रेफरेंस लिखा है और कंपनीज एक्ट का रेफरेंस लिखा है। ये सब क्यों लिखा है? बिकॉज एक ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है वेदर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको पता है ऑडिट सब्जेक्ट में सबको लगता है कि उसको कंसेप्ट्स आते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, परफेक्ट, बच्चे का नॉलेज बराबर है। लेकिन जो बच्चा ये इंग्लिश लिखेगा उसको मार्क्स मिलेगा। हाँ, जॉब के लिए लाइन बहुत लंबी है, कट तो करना पड़ेगा ना, फिल्टर। आपने भी बोला कि टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कोई दूसरे बच्चे ने भी बोला जो ये लेक्चर नहीं बैठा कि एक्सप्रेस एन ओपिनियन, दोनों बराबर है। लेकिन आगे आना चाहिए एक्सप्रेस एन ओपिनियन मतलब क्या? दैट ऑडिटर विल ऑब्टेन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, मतलब ऑडिटर पहले अपना काम करेगा, देन ही विल फॉर्म एन ओपिनियन वेदर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये होता है टेक्निकल इंग्लिश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? पर एक बार लॉजिकली इसको समझ लेते हैं ना, फिर इतना तकलीफ होता नहीं है। ओके ओके, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ओपिनियन फॉर्म कर लिया। अभी ऑडिटर क्या करेगा? इसको फॉर्म किया, अभी एक्सप्रेस करेगा। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, किधर एक्सप्रेस करेगा? अपने दिल में, हाँ, इन अ रिटर्न रिपोर्ट। और जो भी उसकी फाइंडिंग्स है उसको कम्युनिकेट करेगा इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन, जैसे आपके अकाउंट सब्जेक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, ऑलराइट, वैसे ऑडिट सब्जेक्ट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। ओके, लिख। ऑलराइट, जैसे अकाउंट सब्जेक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, वैसे ऑडिट सब्जेक्ट में SA होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके,
सो वन मोर टाइम, पहले एक बार सब बोलेंगे फिर हम लिखेंगे. टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस whether financial statements are free from material misstatements whether due to fraud or error. wait time please. यह ऑडिटर ने अपना काम किया. काम करके ऑडिटर क्या फॉर्म करेगा? ओपिनियन. पहले ओपिनियन फॉर्म तो करने दो, फिर रिपोर्ट तक जाएंगे. thereby enabling the auditor to form an opinion on the financial statements whether such financial statements are materially prepared in accordance with applicable financial reporting framework. क्या देखते हो, अभी सीखे होने AFRF चालू कर दिया, फिर उधर AFRF MRF सब एक लगेगा. ऑलराइट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एक बार ओपिनियन फॉर्म हो गया, देन ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट हिज फाइंडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव. एम आई क्लियर विद दिस? यस, राइट ऑन नाउ. thereby enabling the auditor. ऐसी बंद कर दो मैडम, मैं मर जाएगा. आप समझो मैं 125 किलो का आदमी है, आप मेरा ऑक्सीजन का इंटेक समझो. आपका प्लान क्या, मैं सांस कहां से लूं? अरे उसको उतना तो मैडम, वो तो 60 किलो का बॉडी को सांस देगा. ये 60 किलो 65 किलो ऐसे टैली होता है. thereby enabling the auditor. और 125 भी एक्सीड हो गया, कल 127 था. thereby enabling the auditor to form an opinion on financial statements. जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो ऐसे बकवास थोड़ा इग्नोर करने का, लाइव बैच में चलता रहता है. thereby enabling the auditor to form an opinion on the financial statements. अच्छा, ये ऑनलाइन में, इट्स नॉट अबाउट दैट. ये वीडियो जाएगा पूरे इंडिया में ना. whether such financial statements, और ये बैच में क्या नॉइज लेवल कम है तो मैं यही बैच का वीडियो सिलेक्ट करूंगा. whether such financial statements are materially prepared, इसलिए आप टेंशन मत लो, मस्त पढ़ाऊंगा आपको. ये वीडियो से पूरा साल कमाने का है. whether such financial statements are materially prepared in accordance with AFRF, applicable financial reporting framework. Done? Yes sir. Yes. Okay. ये वाला साइड लिख लो. टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन अ रिटर्न रिपोर्ट. मैं डिक्टेट करता हूँ, मैं इधर को स्कैनर वैनर रखा है कि 10 रुपया दो तो डिक्टेट करेगा ऐसा. टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन अ रिटर्न रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट हिज फाइंडिंग्स इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. नहीं एस एज ऐसा लिखा है, एस छोटा ही. अरे क्या सांस कर रहे हैं, ऐसे डेंजर लोगों का नाम नहीं लेते हैं. इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. एसेज, क्या बोलने का, एसेज. इज एवरीवन थ्रू विद दिस? यस सर. यस सर. ऑलराइट. पर क्या है ना, ये आज यस बोल रहे हो, ये नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले ओपन किया और जो लंबी लंबी गालियां निकलेगी. तो एवरीवन ओवर हियर, इस पे हम देख लेते कौन सा शब्द ऐसा है जो आपको बाद में शायद याद नहीं आएगा. रीजनेबल अश्योरेंस का मीनिंग इंट्रोडक्शन में लिखा दिया है. वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वर्ड समझेगा ना. ऑलराइट. thereby enabling the auditor to form an opinion on financial statements whether such financial statements are materially prepared in accordance with AFRF. ये AFRF को एस्टेरिक मार्क करके अलग से लिखो. आप कोई भी लेक्चर में ना सिर्फ ये सोच के बैठो कि एग्जाम के एक दिन पहले ये मैं रिवाइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो नोट्स वोट्स सब अपने आप अच्छा लिखोगे आप.
या तो अच्छा नोट्स लिखने का, या तो जो अच्छा नोट्स लिखता है उससे दोस्ती कर लेने। गाइडलाइन, guideline to prepare financial statements. Example, company final accounts are prepared based upon Accounting Standards and Schedule 3 of Companies Act 2013. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनी फाइनल अकाउंट्स का क्या हो गया? AFRF। मन बताए, सबका अपना अपना होता है क्या? AFRF। कंपनी का AFRF क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक जो है, बैंक उसको भी तो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, उनका फॉर्मेट दिया है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड RBI गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बैंकिंग एक्ट का फॉर्मेट, RBI गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तीनों मिलाकर क्या बन जाता है? AFRF फॉर बैंक्स। सबका अपना अपना क्या होता है? AFR। एज एन ऑडिटर आपका पहला टास्क ये होता है कि ये एंटिटी का मैं क्या समझ लूं? AFRF, एंड उसके हिसाब से मैं ओपिनियन बना लूं। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, मुझे एक चीज बताओ, लेट अस से दैट आप फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, आपने सोचा इसका फैक्ट्री देख के आते हैं। आज तक फैक्ट्री वगैरह मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर में देखा है, आज सच्ची में देख के आते हैं। तो आप गए उधर, ये देख वेयर एंड टेयर, ये देख डेप्रिसिएशन। ओके, फिर आप उधर गए, आप मस्त राउंड ले रहे थे, ये देख मैन्युफैक्चरिंग, ये देख प्रोसेस कॉस्टिंग, देख मतलब राउंड ले रहे थे, पीछे से एक आवाज आई, अंकल। अंकल कौन बोला बे? पीछे देखा कोई नहीं था, फिर नीचे देखा तो कोई था, और वो पेट की वजह से आपको दिख रहा था, तो कोई था। 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा उधर काम कर रहा है, एकदम पसीने में था, उधर सब ईट वीट यहाँ वहाँ कुछ कर रहा है, काम तो चल रहा है उसका कुछ। 3 years चाइल्ड लेबर। क्या करोगे एज एन ऑडिटर? टेल मी। जल्लाद लोग हैं यार तुम लोग यार। पर्सनली हम कुछ कर सकते हैं, बट एज ए, चलो बेटा चलो, आंटी अडॉप्ट करेंगे आपको, चलो 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 चलो, दीदी दीदी बोल के चलो। ऑलराइट, ओके, बट एज एन ऑडिटर तो हम कुछ नहीं कर सकते। यस और नो सर? यस, अग्रीड मैडम। बहुत ऐसे पत्थर दिल लोग हैं यार इधर, मुझे बहुत ऐसा सफोकेशन हो रहा है। ओके, पत्थर दिल कुछ नहीं, वजन की वजह से हो रहा है आपको। ओके, ये तुम गलत बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो कर सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री को तो रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ कैसे? चलो चलो छोटू चलो, ऐसे करें, लेबर मिनिस्ट्री को तो रिपोर्ट करोगे ना? यस और नो सर? नो। आपका पहला आंसर मस्त था, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। अरे तुमने पहला बोला ना, तो कंफ्यूज क्यों करते हो? और तुम लोग का एग्जाम में, आपको पता है ना, एग्जाम में एक बेंच पे एक जन क्यों बैठता है? बिकॉज 2 लोग जाते हैं एग्जाम लिखने, आप और आपका बूथ, आप बराबर होते हो। ऐसे अर्पिता को आंसर आ गया, फिर अर्पिता डैश भी बाजू में बैठी रहती है, अर्पिता एंड अर्पिता डैश, राइट? अर्पिता डैश अर्पिता को गुदगुदी करेगी कि सोच ले 5 सेकंड में कैसे क्लिक हो गया।
तेरे को 5 सेकंड में कैसे क्लिक हो गया? सीए का पेपर है, कुछ तो हिडन एडजस्टमेंट होगा। फिर अर्पिता को आंसर आ गया था, लेकिन अर्पिता डैश ने कैंसिल करवा दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपका डैश वर्जन हूं। सर हम फिर डैश को फिलिंग द ब्लैंक्स कर दें, ऐसा नहीं बोल रहा है मैं, ये वाला डैश ऑपोजिट वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो मैं आपका डैश वर्जन हूं कि आपको आंसर सही आएगा तो मैं एक और बार आपको सोचने में मजबूर करूंगा कि भाई ये तू सोच ले, बिकॉज एग्जाम में आप यही तो करते हो, आधे बच्चे तो इसमें फेल होते हैं। देन इन दैट केस टेल मी, फर्स्ट आंसर आपका मस्त था कि ये हमारे स्कोप में ही नहीं रहेगा। कैन आई से दैट हम वो चाइल्ड लेबर को इग्नोर कर देंगे? यस और नो सर? इसका मन नहीं मान रहा है अभी भी, चाइल्ड लेबर को एकदम इग्नोर करने में मन नहीं मान रहा है तेरा। कर देंगे ना, पैसा मिल रहा है ना भाई। ओके, क्यों मन नहीं मान रहा है? अपना काम कर, मतलब इग्नोर कर दोगे ना चाइल्ड लेबर? ओके, देखो आपका आंसर ना पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली गलत है। बस सर तो उतना बहुत हो गया पहले लेक्चर में। ओके, हम लोग क्या करेंगे पता है? मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे मैनेजमेंट चाइल्ड लेबर लॉ में लिखा है दैट देयर इज अ पेनल्टी ड्यू टू चाइल्ड लेबर। ये बच्चा है इधर, आजो बेटा, तो ये बच्चा है इधर, तो इसका आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा ना। मैं लेबर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं, मैं बच्चे रुको, मैं लेबर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रोविजन तो क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा इधर ए सीएफओ इधर बैठ, चाइल्ड लेबर लॉ में ये भी लिखा है कि अगर बच्चा मिल गया, ऐसा कुछ हुआ, तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। गोइंग कंसर्न, व्हाट अबाउट योर गोइंग कंसर्न? डाउट तो आना चाहिए ना। तो आई विल वॉक लाइक एन ऑडिटर, आई विल टॉक लाइक एन ऑडिटर, आई विल नॉट इग्नोर, बट आई एम नॉट सपोज टू रिपोर्ट टू लेबर मिनिस्ट्री, बट आई नीड टू कंसिडर इट लाइक एन ऑडिटर, आई नीड टू कंसिडर इट लाइक एन ऑडिटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ओके। पर मुझे आपके मुंह से शब्द कौन सा अच्छा लगा पता है? स्कोप। हाँ एक मिनट, आई एम बैड विथ फिगर्स। ऑलराइट, मैं ऑफिशियली आपको क्या पढ़ा रहा हूं? स्कोप। स्कोप मींस, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली फर्स्ट लेक्चर में बच्चे को ये शब्द आता नहीं होता है। कवरेज, स्कोप मींस कवरेज। ऑलराइट, कि हम कितना कवर करेंगे। टेल मी, अगर आप एयर इंडिया का ऑडिट कर रहे हो तो एक बार एटलीस्ट एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं और वो लोग कैसे वो फ्लाइट चलाते हैं, ऑलराइट, एंड कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, एक बार जाके देखना तो पड़ेगा। यस और नो सर? क्या यस? दिल टूट गया मेरा। हाँ, उधर जाके क्या बोलोगे? एयर होस्टेस चलो ऑक्सीजन मास्क का इंस्ट्रक्शन दो, चलो चलो चलो, ऑडिटर, आई एम ऑडिटर, चलो। और वो देखो उसका, देखो लगेज बाहर निकल रहे, देखो। अरे भाई मैं उधर क्या, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने गया कि उनकी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? आपको अपने आप आंसर आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ अपने आप आपके मुंह से। मेरे को ना बच्चों का ये मेंटालिटी बीट करना है कि ऑडिट इज अ थियरी सब्जेक्ट। क्या का थियरी भाई? मैं प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ ना आपको। क्या का थियरी? हाँ, थियरी शब्द को इसके साथ लिंक करूंगा मैं, बट डोंट इंसल्ट माय सब्जेक्ट बाय सेइंग दैट इट इज अ थियरी सब्जेक्ट। ऑलराइट, टेल मी एवरीवन, एटलीस्ट चलो वो एयर होस्टेस तक नहीं जाते, लेकिन एयर इंडिया का जो कंट्रोलिंग टावर है, वो जो फ्लाइट का पूरा शेड्यूल मेंटेन करते हैं, कौन सा फ्लाइट कभी लैंड होगा, कभी टेक ऑफ होगा, एटलीस्ट वो तो आपको देखना पड़ेगा। यस और नो सर? नहीं। यस यस, ओके। तुम क्या करोगे कभी टेक ऑफ रहे? अरे ये उड़ा नहीं है, अरे उड़ाओ भाई, पीछे आ रहा है, उड़ाओ। तुमको क्या लेना देना है? टेल मी। अरे यू आर एन ऑडिटर ऑफ, यू आर एन ऑडिटर ऑफ। अच्छा, अभी नेक्स्ट एक और सवाल पूछते हैं। ओके, नहीं वेट वेट, ऐसा नो नहीं बोलने का भाई। मैं एक लड़की का फोटो देख के इग्नोर किया था, अभी तक रिग्रेट कर रहे हैं। और ऐसे डायरेक्ट ना नहीं बोलने का, पहले सुन ले। ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, लेट अस से वो फ्लाइट पे जो भी फूड एंड बेवरेजेस का सेलिंग हुआ है, जिसका पैसा आया है, ऑलराइट, तो एटलीस्ट वो सिस्टम क्या है, उसके रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करते हैं, ऑलराइट,
उसका वो लोग कैसे कैलकुलेशन रखते हैं, एटलीस्ट ये तो आप कंसिडर करोगे एज एन ऑडिटर। यस यस, बराबर है, ये वाला बराबर है। हाँ, अब क्या, अब मजा क्या आ रहा है कि अब आप सोच के थोड़ा बोल रहे हो। ऑलराइट, जो आपका अनयूज्ड हिस्सा था लेक्चर का वो अभी थोड़ा यूज हो रहा है। ओके, अभी भी आप गलत जाओगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यू आर गोइंग रीजनेबली करेक्ट। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड। ऑलराइट, सो एवरीवन राइट डाउन प्लीज स्कोप ऑफ ऑडिट। ए बाप रे, मैं खाली ऑडिट के एकदम बेसिक चीज आज सिखा रहा हूं आपको। Scope of audit. Scope means coverage. Coverage means aspects to be covered. Aspects to be covered in an audit of financial statements. Aspects to be covered in an audit of financial statements. Okay. Scope depends upon LIC. Code word है, code word है। Laws and regulations applicable to the entity. Laws and regulations applicable to the entity. Example, Companies Act 2013 is the best example. खास करके अगर मैं सेक्शन नंबर दूं कंपनीज एक्ट का, तो सेक्शन 143, इसके अंदर पूरे राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे गए, तो वो हमारा एग्जैक्ट स्कोप बताता है। सेक्शन 143। दूसरा, और कौन बताएगा कि हमको क्या करना है? एक तो लॉ बताएगा, दूसरा आईसीआई, गवर्नमेंट लॉ आ गया ना, दूसरा आईसीआई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपके टोटल 11 चैप्टर्स है, जिसमें से 8 चैप्टर्स आर बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ओनली, मोर देन 55 मार्क्स। तो जो पूरा स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो हमारा स्कोप ही तो है, वो हमको बता रहा है कि हमको क्या करना है। सो आईसीएआई ऐसे जो स्टैंडर्ड्स बनाता है ना, चाहे अकाउंट्स के हो या ऑडिट के हो, उसको प्रोनाउंसमेंट्स बोलते हैं। प्रोनाउंसमेंट्स। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। थर्ड, क्लाइंट के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट। ऑडिट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट ऐसा शब्द नहीं है, ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। हमारा क्लाइंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं, और उसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टेल मी, क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई भी क्लॉज हो सकता है जो आईसीएआई या लॉ के अगेंस्ट हो? ओ भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, तो टेल मी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या ऐसा कोई भी क्लॉज हो सकता है जो लॉ या आईसीआई के अगेंस्ट हो? नहीं। कल उठ के अंबानी ने बोल दिया रोज मेरे पैर दबाने पड़ेंगे, ऐसे चलेगा नहीं ना। हम तो जो लॉ ने और आईसीआई ने बोला वैसे लिखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं,
but it cannot override. It cannot override laws and regulations and the ICI pronouncements. All right. Terms of engagement. कानून के ऊपर कोई नहीं है. Cannot override. ऐसे बोलने का एटली. हैंग हो गई. Cannot override laws and regulations and the ICAI pronouncements. Terms of engagement cannot override laws and regulations and the ICAI pronouncements. Is everyone through with this? Yes, sir. Yes, sir. All right. Tell me. ये जो मैंने थोड़ा आपको सिखाया कि स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होता है एंड स्कोप में क्या क्या एक्सक्लूड होता है. ओके. ऐसे दोहरे क्यों पढ़ रहे हैं आपको? राइट डाउन एवरीवन. ऐसे थोड़ा वर्किंग करो. स्कोप इंक्लूड्स, स्कोप एक्सक्लूड्स. अरे कुछ है तो मेरे साथ भी शेयर करो. अच्छा स्लो दिख रहा है. दिखता क्या उसमें मत जा, तू फीलिंग पे जा रहे हो. स्कोप इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स. ओके. मैं बोला ना अभी धीरे धीरे हैंडराइटिंग खराब होंगे. ओके. स्कोप इंक्लूड्स, एटलीस्ट मुझे जो भी बिजनेस का मैं ऑडिट कर रहा हूं, एटलीस्ट उसके सारे एरियाज कवर तो करने पड़ेंगे. यस और नो सर? देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम क्या बताए. प्रैक्टिकली पूछा था तब बराबर जवाब दे रहे थे. थोड़ा थियरी पूछा ये ऐसे बिजनेस के सारे एरियाज कवर करूंगा मैं नहीं. हाँ डीमार्ट में गेहूं दिखाओ, क्वालिटी देखो. बिजनेस के सारे एरियाज कवर करूंगा मैं नहीं. ऑलराइट. सो एज एन ऑडिटर आई एम गोइंग टू कवर all aspects of the entity that are relevant to the financial statements. Okay. All aspects of the entity's business that are relevant to the financial statements being audited. All aspects of the entity's business that are relevant to the financial statements being audited. मुझे मजा क्या आता है पता है? जो बच्चे फेल होते हैं ना उसमें मजा नहीं आता है. और उसके बाद जो सर्टिफाइड कॉपी मंगाते हैं ना उसके बाद मजा आता है. अच्छा कुछ बच्चे ना ऐसे लिखते हैं, सर आप मेरा कॉपी देखो, मैंने ना आधा लिखा था. टैली हुआ ना उनके आंसर के साथ, कुछ वर्ड्स नहीं लिखे, उसमें 0 दे दिया. बोलो सर. मैं क्या बोलता हूं, सपोज अकाउंट्स में 40,000 का फिगर है तो 4,000 का लिख क्या हो ना. एक 0 उड़ा तो क्या फर्क, एक 0 ही तो उड़ा है. ऐसी बात करते हैं बच्चे. बोलो उसमें समझ में आ जाता है उनको 0 क्यों मिला, इधर नहीं समझ में आता है. सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज बिजनेस, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज बिजनेस दैट आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या ये दोनों स्टेटमेंट अलग है? यस. अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं ऑलराइट तो उसमें तो सब आ जाएगा. ऑलराइट. लेकिन जब ये लिख रहा हूं तो पता चल रहा है कि खाली अकाउंट्स रिलेटेड चीजें कवर करनी आ रही. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर. यस सर. तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है. तो अगर आप आधा लिखोगे और बोलोगे थोड़ा बहुत मार्क्स मिलना चाहिए, पॉसिबल नहीं है. बस पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है. सो ऐसा नहीं बोलता हूं हर लाइन में पूरा रट्टा मारना है. कुछ कुछ लाइन पूरा बायट करना पड़ता है. अच्छा काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें खाली एक शब्द आता रहेगा ना, वो लाइन का एक वर्ड आता रहेगा ना, तो भी 1 मार्क मिल जाता है. ऑलराइट. बस वो वर्ड आपका सही बैठना चाहिए. लेकिन कहीं कहीं जगह पे पूरा पूरा लाइन इंपॉर्टेंट होता है. सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज बिजनेस दैट आर relevant to the financial statements being audited. All right. Scope excludes. Okay. सर हमको आता है 1 मिनट.
ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज बिजनेस दैट आर नॉट रेलेवेंट। ए भाई, ये स्कूल का कंटेंट नहीं चल रहा है, वो हो गया। अरे अभी मेरे को कुछ और बताने का है। देखो अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का पूरा अकाउंटिंग, उसका पूरा का पूरा कॉस्टिंग, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है पता है? परसेंटेज कंप्लीशन। करेक्ट। कंस्ट्रक्शन कंपनी में पूरा का पूरा अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? परसेंटेज। कितना बिल्डिंग खत्म हुआ है, परसेंटेज कंप्लीशन। बिकॉज जितना बिल्डिंग खत्म होता जाता है उतना ही वो लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे पूरा फ्लैट का पैसा ले लिया लेकिन बिल्डिंग अभी तक चालू नहीं किया है, तो वो मेरा लायबिलिटी है कि इनकम है? इतना तो समझ में आता है ना। तो अभी मैं वापस बोलता हूं, बिल्डिंग जितना खत्म होता जाएगा रेवेन्यू वैसे रिकॉग्नाइज होता है, या तो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया तो कम होता है। बराबर। अरे तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पूरा अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग किस पे डिपेंडेंट है? परसेंटेज कंप्लीशन। क्या बोलेगा? परसेंटेज कंप्लीशन। ये परसेंटेज कंप्लीशन का सर्टिफिकेट कौन बनाता है? आर्किटेक्ट। ऑडिटर को थोड़ी पता कितने माले का है? 10 फ्लोर। कितना बन गया स्लैब? 5 प्रो रेटा बेटा 10 5 50%। लेकिन भाई बताओ, अगर 10 माले का बिल्डिंग है, पूरा का पूरा 10 माला भी बन गया ना, तो भी वो 70% ही हुआ। बिकॉज इंटरनल काम भी कितना होता है ना। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बना के देता है। कौन सर्टिफिकेट बना के देता है? आर्किटेक्ट। अब समझो आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट बनाने में गड़बड़ की, मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं तो ऑडिटर है, अपना क्या इंजीनियरिंग का कोई कोर्स आता है इस पे? नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा? अच्छा, वो कोविड वैक्सीन जब बन रहा था उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा हुआ है, अब वो तो कोई डॉक्टर, बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट वही बताएगा कि ये रिसर्च यूजफुल है, यूजलेस है, इसको इंटेंजिबल वर्किंग प्रोग्रेस दिखाए ना दिखाए, वो चलो वो मैं डिसाइड कर लूं। लेकिन रिसर्च यूजफुल है कि यूजलेस है, वो तो कोई मेरे को कोई साइंस का बंदा आके बताएगा ना। समझो कोई साइंस के बंदे ने बोला कि ये तो रिसर्च एकदम यूजफुल है, मैं बोला अच्छा तो फिर इसका पेटेंट कराएंगे एंड दिस इज इंटेंजिबल एसेट। बाद में पता चला रिसर्च पूरा यूजलेस था। तो मैं कहां से वेरीफाई करूं ये? मैं थोड़ी अपना आर्टिकल को बोलेगा एक काम करो, कोविड कराओ, वैक्सीन लगाओ, मर गया, रिसर्च यूजलेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, आपको लगेगा सर कोविड वाला एग्जांपल मत दो। देखो मेरी फैमिली में भी कुछ लॉसेस हुए कोविड में, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ लॉसेस हुए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईसीआई उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे वो रिलेट करके दिखाना पड़ता है। वो लोग अभी तक वो जोन से बाहर नहीं आए हैं, उनको ना कोविड आ गया तो बहुत खुश हो गए कि चलो नया क्वेश्चन बैंक मिल गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैं थोड़ा लिंक करके दिखा रहा हूं। सो टेल मी एवरीवन, ये सारे एरियाज पे जहां पे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ये लोग की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे वहां पे? कहना से हमको थोड़ा बहुत तो उन पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। यस और नो सर? यस सर। सो स्कोप में एक्सक्लूडेड क्या है? स्कोप में एक्सक्लूडेड क्या है? राइट डाउन, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म functions outside the scope of his competence. Auditor is not expected to perform functions outside the scope of his competence. लेकिन ये थोड़ा इंग्लिश टफ है, बाद में बच्चे भूल जाते हैं इसको। यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल, construction company dash we cannot expect auditor to accurately calculate percentage completion of the building as it is the job of an architect. Construction company
We cannot expect auditor to accurately calculate percentage completion of the building as it is the job of an architect. तो थोड़ा बहुत तो दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं, पर थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा. Is everyone clear with this? Yes. All right. हम कहां तक पहुंचे? 8 बजे तक. नहीं. स्कोप में क्या इंक्लूड होगा, ने स्कोप में क्या एक्सक्लूड होगा. ऑलराइट, वहां तक पहुंचे हम लोग. ओके, तो ये मुझे फ्रैंकली बताओ, यहां तक एटलीस्ट समझा है सब जो लिखा है वो? नहीं, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ वापस. ये आपका हाँ पे मैं ट्रस्ट करता हूँ. ऑलराइट, पर ये जो लेक्चर एंड वाला जो हाँ होता है ना, उसमें थोड़ा कम ट्रस्ट करता हूँ मैं. तो आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ वापस. ओके, इंट्रोडक्शन वापस नहीं कराने का है. चलो डेफिनेशन बोलो. Auditing is an independent examination of my face, no, of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Basic fundamentals of auditing. Preparation, presentation of financial statement is the responsibility of. Prevention, detection of fraud and error is the primary responsibility of. Auditor's primary duty is to express an on the financial statement. Auditor is a bower, watchdog and not a bloodhound. Auditor functions with a questioning mind and not a suspicious mind. Auditor shall maintain an attitude of skepticism. Throughout the audit, he should maintain an attitude of professional skepticism. Alright, if he finds something suspicious, then he is expected to investigate further. Auditor can be held liable for failure to detect fraud only when it is proved that auditor was negligent in the conduct of his duties. Alright, therefore auditor's primary duty is to express an opinion, but secondary duty and derived duty or incidental duty becomes to prevent and detect fraud and error. Objectives of auditor in a very technical English. Why auditor is performing audit? To earn money, to obtain reasonable assurance. पहले ऑडिटर खुद ले लेगा क्या? reasonable assurance. Don't just say assurance. Reasonable. Whether financial statements are free from due to fraud or error, whatever it is, but it should be free from material misstatement. Once I obtain this assurance, then I will be in a position thereby enabling the auditor to form an opinion whether financial statements are materially prepared in accordance with AFRF, applicable financial reporting framework. That is nothing but the guideline based upon which the financial statements are prepared. Once auditor forms an opinion, then auditor will express an opinion in written report and communicate his findings in accordance with standards on auditing. लेकिन ये पूरे ऑडिट में ऑडिटर को करना कितना है, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट. हमको लॉ बताएगा, आईसीए बताएगा और क्लाइंट के साथ जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है कॉन्ट्रैक्ट वो बताएगा. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं हो सकता विच कैन ओवरराइड लॉज एंड रेगुलेशंस एंड द आईसीआई प्रोनाउंसमेंट्स. बेसिकली ऑडिटर नीड्स टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज बिजनेस दैट आर रेलेवेंट टू द. तो एयर इंडिया में ऑक्सीजन मास्क चेक करने जाओगे आप, पर सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, yes, alright, it will exclude. Auditor is not expected to perform duties or functions which fall outside the scope of his competence. Is everyone clear with this? Yes, we'll continue in the next.